Hi Bachapari, very warm welcome to the channel. This is your English educator शिप्रा मिश्रा और आज मैं आपके एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ गई हूँ। जी हाँ, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत बार हमें एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ बताई जाती है जो इतनी कॉमन नहीं थी कुछ सालों पहले, जब तक कि हमने वीडियो नहीं डाला था आंसर राइटिंग का, पर अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और वो है इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन के अंदर अपने आंसर को डिवाइड करना। आप अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वही एक अच्छा फ्लो है आपके आंसर का और उसी से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जो आधा एक नंबर आपके एक्सप्रेशन में कटता है वो बचा सकता है। पर बहुत बार बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैम वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द आंसर। मतलब वी नो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बट हमें ये नहीं पता है कि हाउ डू वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर। पहले कुछ शब्द ही एक बार से निकलते नहीं है पेन से कि आगे तो क्या ही लिखें फिर, है ना। सो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ गई हूँ, बिकॉज इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू बिगिन योर आंसर्स। यानी आपको अगर लिटरेचर के अंदर अपने आंसर शुरू करने हैं तो आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, मतलब अच्छे आंसर राइटिंग की जो शुरुआत है वो शुरुआत ही होती है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के लिए। आप चाहे डिटेल लिखने की बात करें, इंट्रोडक्शन लिखने की बात करें, कंक्लूजन लिखने की बात करें, क्वेश्चन अगर अच्छे से रीड नहीं किया है, पता नहीं है क्या पूछा जा रहा है, तो बस सब कुछ एकदम खराब हो जाएगा, मतलब ही नहीं रहेगा किसी चीज का। क्वेश्चन रीड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना केयरफुली आप क्वेश्चन रीड करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब यार यहाँ पर जब मैं ये बात बोलती हूँ तो आपके दिमाग में ये आता होगा मैम मैम मैं तो केयरफुली क्वेश्चन रीड करता हूँ ना। नहीं करते हो। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप जब क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हो आप वाई, हाउ, व्हाट, ठीक है, डिस्क्राइब, कमेंट, जस्टिफाई, इलैबोरेट, इन सारी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हो। आपको लगता है कि ठीक है जो बीच में लिखा हुआ है दैट इज द क्वेश्चन और बस मुझे उसी को एड्रेस करना है और बात मेरी हो जाएगी खत्म, बट दैट्स नॉट इट। वाई पूछा है, हाउ पूछा है, डिस्क्राइब करने को बोल रहे हैं, कमेंट करने को बोल रहे हैं, जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि ठीक है आप यहाँ पर टेक्सचुअल एविडेंसेस दीजिए, गिव टेक्सचुअल एविडेंसेस। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या चाहते हैं वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर। तो आप ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। पढ़ते वक्त ध्यान रखें कि क्वेश्चन के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अरे यहां पर अगर ये मिस हो गया तो इंट्रोडक्शन में मिस हो जाएगा, और अगर इंट्रोडक्शन में मिस हो गया तो पूरे आंसर पे फिर उसे कहीं पे जोड़ नहीं पाओगे। मतलब ये ऐसा है कि ये एकदम एकदम से इंट्रोड्यूस अगर आपका आंसर गलत तरीके से हो गया तो फिर वो फ्लो ऐसा बिगड़ेगा कि वो बिगड़ा ही जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्रूफ रीडिंग कर रहे होगे तो आप रियलाइज करोगे मजा नहीं आया यार आंसर को पढ़ के, आंसर में वो बात नहीं है, वो जान नहीं है आंसर के अंदर। तो ना आपको ये चीज ध्यान रखना है दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको जितने भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, रिक्वायरमेंट्स है, वो पता होने चाहिए। ट्राई टू अंडरलाइन इट। अभी इस स्टेज पे बोर्ड्स तक जब पहुंचेंगे आप बिना अंडरलाइन के कर लोगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि यार यहाँ पर कौन से की पॉइंट्स है। आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कौन से की पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या लिटरेरी वर्क इन्वॉल्व है, कौन सा चैप्टर है, कौन ऑथर है, और कौन सा चैप्टर का इवेंट है, यानी स्टोरी के अंदर कौन से इवेंट की यहाँ बात हो रही है, इस चैप्टर का थीम क्या है, दिमाग में रखना है। अच्छा, लॉ स्प्रिंग से क्वेश्चन आया है तो लॉ स्प्रिंग का थीम क्या है। अगर क्लास 11th में अ फोटोग्राफ से क्वेश्चन है तो फोटोग्राफ का थीम क्या है। तो थीम आपका क्या लिटरेरी वर्क के बारे में बात हो रही है, कौन सा कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, ऑथर के बारे में बात हो रही है, या प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात हो रही है, एंटोगनिस्ट के बारे में बात हो रही है। ये की पॉइंट भी ध्यान में रखिए क्योंकि वही है ना जो इनके बारे में आंसर लिखना पड़ेगा, उन्हीं को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। चैप्टर वही होगा, ऑथर वही होगा, थीम वही है, कैरेक्टर वही है। सही नहीं पहचाने तो गलत हो जाएगा आंसर, है ना। बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये कौन से क्वेश्चन से उठ के आया है, कौन से चैप्टर से उठ के आया है, कौन इसका ऑथर है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन था। क्योंकि ऊपर ऊपर की समरी पढ़ के जाएंगे तो यही होगा। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और ये तीनों चीजों को एनालाइज करेंगे।
जब ये हो गया है तो अब फाइनली जब मैं आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पूरा आइडेंटिफाई कर दिया की पॉइंट्स को। अच्छा, एक और चीज आपको बताती हूँ कि जब भी आप ये आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपके खुद के लिए, ताकि आपको पता चल सके भाई कौन सा चैप्टर है, कौन सा थीम है, कौन ऑथर है, किस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। एक आंसर के लिए भी, अगर आप चाहें तो आप आपके अपने आंसर को भी लिटरेरी वर्क, कैरेक्टर या थीम को इंट्रोड्यूस करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है आपका इंट्रोड्यूस द टेक्स्ट, आपके आंसर में टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करना है। यानी क्या टाइटल है, आपके चैप्टर का नाम, आपके पोएट्री का नाम, आपके प्ले का नाम, और साथ ही साथ में ऑथर का नाम। तो आप थोड़ा सा टाइटल के बारे में बता दीजिए, थोड़ा ऑथर के बारे में बता दीजिए, थोड़ा बताइए कि यहाँ पर ये कौन सा जॉनरा है, ठीक है, ये जो पूरा टेक्स्ट है कौन से टाइम पीरियड का है, ठीक है, कब इसको लिखा गया था। ये छोटी मोटी चीजें आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि ऑर्डिनरी जो है तरीके से आंसर लिखने के लिए बस जहां से क्वेश्चन पूछा है बस वहीं से लिखना हम शुरू कर देते हैं और वहीं पे जो है सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। जबकि ये चीजें आप मेंशन करते हो तो आप एक्चुअली लिटरेचर के आंसर लिख रहे होते हो, ये टीचर को पता लग जाएगा। तो इंट्रोड्यूस करना है, टाइटल, ऑथर्स नेम हो गया, कौन सा पीरियड है, कौन सा जॉनरा है, वो सब आपको बताना है। अब फाइनली जब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ये पूरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है बाय द वे, तो अब मैंने बता दिया है कि ठीक है मेरे को टाइटल पता है, मुझे ऑथर का नाम पता है, मुझे सारी ऊपरी बातें पता है। तो अब मैंने मेरी थीसिस स्टेटमेंट, जो मेरी ठोस एकदम स्टेटमेंट है, वो मैंने सामने रख दी है कि ठीक है अब ये बात जो है यहां से मैं मेरे आंसर को शुरू कर रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार जब मैं इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन की बात करती हूं तो बच्चे इंट्रोडक्शन तो कुछ और ही लिख देते हैं, उसके अंदर तो हो सकता है वो टाइटल मेंशन कर रहे हैं या थीम समझा रहे दे रहे हैं या कैरेक्टर समझा दे रहे हैं, पर वो क्वेश्चन से कुछ रिलेट नहीं कर रहा होता। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि आपने इंट्रोडक्शन में कुछ मेंशन किया है, ठीक है, अपनी अपनी जान में तो आपने एकदम बढ़िया तरीके से लिख दिया कि ठीक है मेरे को तो आता था और मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी है जो मैम ने कही है, बट अगर मैं उसको रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ डिटेल के साथ तो वो रिलेट ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन कुछ और पूछा और इंट्रोडक्शन कुछ और है। यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली एड्रेस करते हुए क्वेश्चन को आपको अपनी आर्ग्यूमेंट सामने रखनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना एनालिसिस, अपना इंटरप्रिटेशन, अपना थीसिस सामने रखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली एड्रेस करते हुए क्वेश्चन को कि हाँ मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है और इसी को मैं यहां पर आंसर कर रहा हूं, आपको अपने आंसर की शुरुआत करनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। इसको ऐसा ट्रीट मत कीजिए कि ये कोई और ही पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। योर आंसर बिगिंस हियर, यहां से आपका आंसर शुरू होता है। तो यहां से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए अपने आंसर को मेंशन करना शुरू कर देंगे। अब जब आपने ये कर दिया तो ध्यान रखेंगे कि आपने यहां पर बहुत ही क्लैरिटी मेंटेन करनी है, आपने यहां पर कोशिश करनी है कि आप कंसाइजनेस मेंटेन करें, यानी आप यहां पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत ही क्लियर है और बहुत ही टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ये ना अननेसेसरी डिटेल्स यहाँ पर नहीं देनी है। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा यहाँ पर इन्वॉल्व सिमिलीज के बारे में बताऊं, मेटाफर्स के बारे में बताऊं, थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताऊं, हाँ थोड़ा जिस तरीके से ये पूरी स्टोरी इवॉल्व हुई है उसके बारे में बताओ। यहाँ पर ये अननेसेसरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप जितना क्लियर और जितना कंसाइज तरीके से इसको शुरू करेंगे उतना बढ़िया है। वो कहते हैं ना आपका पहला इंप्रेशन ही आपका आखिरी इंप्रेशन होता है, इंट्रोडक्शन आपका पहला इंप्रेशन होता है, इसीलिए स्पेलिंग और ग्रामर भी चेक करनी है। एक बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरुआती ही कुछ लाइन के अंदर आपने स्पेलिंग सारी गलत लिख दी है या कुछ गलती हो गई है, या फिर आपका आंसर के अंदर या उन लाइंस के अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं है। पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपने क्या करना है, स्पेलिंग और ग्रामर का भी ध्यान रखना है। अब मुझे पता है कि इस वीडियो को हर वो बच्चा देख रहा होगा जो लिटरेचर का आंसर लिख रहा है, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, जो भी है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेके आई हूँ जिसके साथ में आप मेरे ख्याल से सारे लोग ही रिलेट कर पाएंगे। इट्स नॉट स्पेसिफिक किसी भी क्लास का, ठीक है। तो वो आपको अभी बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके से हम ये सारी चीजें जो लिखे हुए हैं सीखी हमने, उनको आंसर में हम कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे लिटरेचर के अंदर हमें लिटरेचर से प्यार करवाने वाली एक बहुत ही महान लेखिका जो है उनका नाम है जेन ऑस्टिन।
ठीक है। तो बहुत लोगों को लिटरेचर से प्यार जेन ऑस्टन ने करवाया है और उनका बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय नॉवल है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, और ये मेरा भी फेवरेट नॉवल है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है। तो अभी मैंने उसके लिए, मान लीजिए आपको सवाल पूछा जाता है जेन ऑस्टन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस से, ठीक है, और सवाल जो है उनके मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ बेनेट का है। तो अगर ऐसा सवाल है तो उसका आंसर मेरे को कैसे शुरू करना चाहिए? मुझे आंसर शुरू करना चाहिए, इन जेन ऑस्टन्स बिलव्ड नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस the character of Elizabeth Bennet undergoes a remarkable transformation that is central to the story's theme of social class and personal growth. देखिए, मैंने टाइटल मेंशन किया है, मैंने ऑथर मेंशन किया है, मैंने कैरेक्टर मेंशन किया है, ठीक है, व्हाट इज दिस अबाउट, हाँ ये किस चीज के बारे में है, मैंने ये भी मेंशन किया है, मैंने मेंशन किया है दैट दिस इज रिलेटेड टू द थीम। सो द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल, द स्टोरी, social class and personal growth. This is one of the themes of the novel, social class and personal growth. तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये सवाल है, ये सवाल इज रिलेटेड टू मे बी एलिजाबेथ बेनेट, हो सकता है ये थीम से रिलेटेड है, स्टोरी से रिलेटेड है, जेन ऑस्टन की राइटिंग से रिलेटेड है। आप ध्यान रखिए कि जब मैं ऐसे शुरुआत करती हूँ तो एक ऐसा इंसान जिसने इस नॉवल को कभी पढ़ा भी नहीं होगा, इसीलिए मैं ये एग्जांपल लेकर आई हूं, एक ऐसा इंसान जिसने इस नॉवल को कभी पढ़ा भी नहीं होगा, इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, उसे पता चल जाएगा कि जेन ऑस्टन नाम की एक लेखिका है और उनकी प्यारी नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम की। उसमें एक कैरेक्टर है एलिजाबेथ बेनेट का, जो कि एक बहुत ही कमाल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उनके अंदर एक बदलाव आता है और वो जो बदलाव है वही स्टोरी का थीम यानी मुख्य हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है, और वो बदलाव और वो सब्जेक्ट क्या है, सोशल क्लास एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, सामाजिक क्लास के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। तो अब जब किसी इंसान ने इसको पढ़ा भी नहीं है तो इसको रीड करके उसे पता है कि आगे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। ये होता है एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो लिटरेचर के आंसर में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई एक ऐसा टीचर, मान लीजिए केमिस्ट्री का टीचर भी आपकी कॉपी चेक कर रहा हो ना, तो भी उसको पता चले कि व्हाट इज दिस आंसर अबाउट, ये आंसर कौन से चैप्टर, कौन से ऑथर ने कब लिखा, कौन सा मेन कैरेक्टर है, क्या थीम है, एंड देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर आंसर थ्रू दिस एनालिसिस। मान लीजिए ये क्वेश्चन के अंदर एनालाइज करने के लिए बोला है तो मैंने स्टार्ट कर दिया है थ्रू दिस एनालिसिस, मतलब ये जो मैं सामने आपकी एनालिसिस रख रही हूँ इसके थ्रू, एंड देन मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं किस चीज पे लाइट थ्रो करना चाहती हूँ। अगर क्वेश्चन कैरेक्टर से रिलेटेड है देन आई विल थ्रो सम लाइट ऑन एलिजाबेथ बेनेट्स कैरेक्टर, अगर थीम से रिलेटेड है देन थीम, अगर जेन ऑस्टन की राइटिंग से रिलेटेड है तो जेन ऑस्टन की राइटिंग, अगर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड है तो वो इवेंट। समझ गए? ये जो है ये एक्चुअली आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे आप करते हैं ट्रांजिशन। याद रखें कि इंट्रोडक्शन में ना तो सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर आंसर, याद रखिए कि इंट्रोडक्शन आपके आंसर का पार्ट है, और जब आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो उसके बाद में आप झटके से डिटेल शुरू नहीं कर सकते। आप झटके से डिटेल कभी शुरू नहीं करेंगे। ये इंट्रोडक्शन से डिटेल वाले पैराग्राफ में आने के लिए आपको सॉफ्ट ट्रांजिशन यहां डालना पड़ेगा, सो दैट जो रीडर है, जो इस आंसर को रीड कर रहा है, उसे समझ में आ जाए that you have talked about the maybe the title and author and everyone, and now you're slowly and gradually proceeding towards the main answer, the main argument को अब आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हो, and then you start discussing your main argument। अब आप अपने मेन आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करने लग जाते हो। याद रखेंगे यही सॉफ्ट ट्रांजिशन फिर से होगा जब मैं कंक्लूड कर रही होंगी मेरे आंसर को।
जब मैं कंक्लूजन कर रही होती हूँ तब भी मुझे एक सॉफ्ट ट्रांजिशन की जरूरत होती है ताकि पढ़ने वाले को झटका ना लगे कि यार अभी तो मैं यहाँ पर जेन ऑस्टन के इसके बारे में पढ़ रहा था, अब एकदम से यहाँ पर मिस्टर डार्सी कहाँ से आ गए। हाँ, अभी तक तो मैं ये पढ़ रहा था कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है एलिजाबेथ बेनेट नाम का, अब एकदम से मिस्टर डार्सी कहाँ से आ गए। तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रांजिशन देना पड़ेगा ताकि सामने वाले को पता चल सके दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन ओनली, आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन ओनली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए कि यहाँ पे नीचे आते आते इंसान को लगे ये इंट्रोडक्शन कब खत्म होगा। वर्ड लिमिट का भी ख्याल रखना है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट मी टेल यू दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, ये भी आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। आप पैराग्राफ चेंज करते हो अगेन एंड देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग योर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो ट्रांजिशन है ये ट्रांजिशन ही थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है। यहां से मैं अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली एड्रेस करके धीरे धीरे ट्रांजिशन करना शुरू कर देती हूं टू अ पॉइंट जहां से अब मैं अपना डिटेल शुरू कर सकती हूं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए वो बता दिया है। आई होप कि आपके लिए ये क्लियर हो गया है, क्योंकि बहुत बार आपको टेक्स्ट तो पढ़ा दिया जाता है, टेक्स्ट समझा तो दिया जाता है, बट उसको आंसर कैसे करना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वो आपको नहीं आता है। एंड आई एम ट्राइंग कि आपको मैं वो पहुंचा सकूं, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम ना बड़ा अलग है और लैंग्वेज की जब बात आती है ना तो बहुत ही अलग है। तो सिर्फ एकदम वैसे ही रट्टे लगवाए जाते हैं जैसे कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो बच्चों के लिए ना ये सारी चीजें समझना, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज इंट्रोड्यूसिंग द टेक्स्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस चेंज, मैं चाह रही हूँ कि ये बदलाव आए, मेरे सारे एसडीसीएंस के थ्रू आए कि ठीक है आपके आंसर्स इस तरीके से दिख रहे हैं कि दो तरफा कॉपीज हो गई हैं। मैं हर साल ये कहती आई हूं और अभी भी कह रही हूं, और मुझे पता है हर टीचर जो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, बोर्ड के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कि ऐसा होता है कि हर साल कॉपी दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक तरफ वो बच्चे होते हैं जो एसडीसीएन से और एक तरफ बाकी बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारे आंसर्स बड़े अलग हैं। और मैं चाहती हूँ इस साल भी ये हो कि हमारे आंसर राइटिंग में दिखे कि बच्चों ने सच में लिटरेचर पढ़ा है, वो सच में लिटरेचर के आंसर दे रहे हैं, वो कोई बायो के, बिजनेस स्टडीज के, पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स नहीं लिख रहे हैं। तो यही मैं करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की है और आप मुझे फीडबैक देंगे। अगर कोई भी पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ताकि मैं उस पॉइंट को आपके लिए क्लियर कर दूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Okay, I hope you liked the video, and if you do, if you did, please like the video and share the video with your friends. Also subscribe to the channel because इसी तरीके का content आपको इस channel पे मिलता रहेगा। आप मेरे साथ English की preparation करने वाले हैं along with all the good educators जो यहाँ पर present है और आपको पढ़ाने वाले हैं PCMB। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।